नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। इस सब के मद्देनजर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के करीब 350 पदाधिकारी भी बैठक में होंगे। ये बैठक दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। बैठक से पहले आज सुबह अभी जेपी नड्डा पार्टी के सभी प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी की बिल्डिंग तक ये रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो के मद्देनजर आज दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों को दोपहर से शाम तक कुछ सड़कों से बचकर चलने की सलाह दी गई है। तो तैयारियां आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज जो कार्यकारिणी है उसके लिए जमकर तैयारी यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है और 2 दिनों तक ये चलने वाली है बैठक। और इसमें तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, जो तमाम चेहरे हैं राज्यों के, वो भी यहां पर होंगे। और साथ ही आज प्रधानमंत्री का एक मेगा रोड शो जो है वो दिल्ली में होने जा रहा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं। रवीश, बहुत बड़ी ये बैठक होने जा रही है और हम जानते हैं कि किस तरह से अब 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां करती है ये किसी से छुपा नहीं है। और युद्ध स्तर पर तैयारियां जो एक तरह से शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? आज देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों तक की बैठक चलेगी और इसमें जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं देश भर के, तकरीबन 350 से ज़्यादा ये पदाधिकारी जो है वो शामिल होंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो एक बहुत बड़ी बैठक है और इसमें सब की नज़रें इस बैठक पर लगी रहेंगी, क्योंकि इस बैठक के जरिए जो है वो सारे कार्यकर्ताओं को एक राजनीतिक और आर्थिक संदेश भी दिया जाएगा कि किस तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा। इस साल चूंकि 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव है तो इसके चलते इस बैठक की अहमियत खासी बढ़ गई है और देखना होगा कि कौन कौन से प्रस्ताव इस बैठक में पास होते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो इस बैठक में तकरीबन जो 160 लोकसभा सीट हैं, जहां पर पिछली बार जो है वो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, तो इस बैठक के जरिए उन लोकसभा सीटों पर जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक तौर पर दिया जाएगा कि कैसे हम आगे काम करें जिससे कि इन लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल करें। मैं इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अभी थोड़ी ही देर के बाद में शुरू होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है वो जेपी नड्डा लेंगे और उसके लिए प्रभारी, सह प्रभारी सारे लोगों का आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है और जो कई सारे जो प्रदर्शनी हैं वो भी लगाई गई हैं। तकरीबन 4 से 5 थीम पर जो प्रदर्शनी है उसको यहाँ पर लगाया गया है। उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से G20 बैठक की तैयारियां कर रही है, किस तरीके से सुशासन का जो मॉडल है उसको भी इसमें दिखाया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर और जो देश भर से जो पदाधिकारी आ रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह भरा जा सके। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को खासा अहम माना जा रहा है और अभी ये पता चलेगा, 2 दिन तक मंथन होगा कि किस तरीके से जो है वो संगठनात्मक तौर पर और मजबूत किया जाए संगठन को और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन पदाधिकारियों की बैठक जो है वो 2 बजे तक चलेगी। 2 बजे के लंच के बाद में 3 बजे आज जो है वो जेपी नड्डा एनडीएमसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है अलग अलग थीमों पर, उन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। फिर 4 बजे जो है वो प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगी। तो इसमें सबसे पहले जब 6 बजे जो है जब बैठक शुरू होगी तब जेपी नड्डा का भाषण है, उद्घाटन वो शुरू होगा और उस भाषण के जरिए भी एक संकेत मिलेगा कि आखिर जो संगठन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये सारी आज जो बैठक है 2 दिनों तक जो दिल्ली में मंथन है वो चलेगा। चूंकि गुजरात में एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है तो दिल्ली के जो बीजेपी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो मोदी जी का जो है वो रोड शो के जरिए जो है वो एक
उस रोड शो को लेकर कह सकते हैं कि अभिवादन करें, तो इसी के चलते आज एक रोड शो हो रहा है। उस रोड शो को लेकर ही रवीश मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ रास्ते जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं वो भी बताएं, क्योंकि बहुत वक्त के बाद एक दिल्ली में प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। जी देखिए, आज जहां तक बात करें लुटियन जोन की, तो आज बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं और साथ में 2 बजे के बाद में अगर आप लुटियन जोन की तरफ आ रहे हैं तो तमाम सारे रास्तों को डाइवर्ट किया है दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने, क्योंकि पटेल चौक से एनडीएमसी तक तकरीबन 1 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। लेकिन उससे पहले हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क के दोनों ओर रहेंगे। साथ में जिन जिन गाड़ियों से वो लोग आएंगे तो पार्किंग को भी बनाया गया है, तो कोई भी आने जाने वाला है जो यहाँ से गुजरने वाला है, खास तौर पर पटेल चौक के आसपास में, इंडिया गेट के आसपास में, तो वो थोड़ा सा 2 बजे के बाद में इन रास्तों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भी ये कहा है कि चूंकि रोड शो के चलते भीड़ खासी होनी है, कई तरीके की प्रदर्शनी होगी वहाँ पर, तो इसके चलते जो है वो तमाम रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। आप 4 बजे के आसपास जो है वो प्रधानमंत्री जी आएंगे और हो सकता है कि वो पैदल इस पूरे रोड शो को 1 किलोमीटर का है, तकरीबन 600 मीटर जो है वो पैदल उनके चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि 4 बजे से एक जो है वो टेंटेटिव प्रोग्राम के तहत 4 बजे से जो है उनका रोड शो शुरू होगा, लेकिन 2 बजे से ही जो है वो दिल्ली के तमाम रास्तों को डाइवर्ट करेगी जो लुटियन जोन के अंतर्गत पड़ते हैं। बिल्कुल रवीश, एक और चीज पर नजर रहेगी कि जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी अध्यक्ष, उनका कार्यकाल जो है वो कुछ वक्त में खत्म होने वाला है, तो अब एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। जी देखिए, अभी तक तो जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि चूंकि अभी तक उनका कार्यकाल जो है वो संतोषप्रद रहा है, तो इसके वजह से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो तमाम सारे पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और हो सकता है कि जब कार्यकारिणी खत्म हो तो उनको विस्तार मिल जाए। चूंकि राज्यों के चुनाव हैं, इस साल भी जो है वो 9 राज्यों के चुनाव हैं, फिर अगले साल जो है वो लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका है वो खासी अहम है, तो इसी की वजह से जेपी नड्डा की संभावना अभी तक यही है कि शायद उन्हें विस्तार मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो आज दिल्ली में आज से शुरू हो रही है। 2 दिनों की बैठक है, प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा। उससे पहले जेपी नड्डा जो राज्य के प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेना के अग्निवीरों से भी बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही है। फिलहाल सेना में जो पहला बैच है उसमें शामिल जो अग्निवीर हैं उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में चल रही है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीरों को तैनात भी किया जाएगा, इनकी पोस्टिंग आएगी। अग्निवीर स्कीम पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। हालांकि इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में, युवाओं के मन में सवाल है, लेकिन अब क्योंकि पहला बैच यहाँ पर अग्निवीरों का उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो आज प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के अब अंतिम पड़ाव पर है। फिलहाल ये यात्रा पंजाब में है, जहां से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर जाएगी। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी एक जो खबर है वो ये आ रही है कि सीआरपीएफ ने ये सलाह दी है कि सुरक्षा कारणों से राहुल अपनी यात्रा का जो कुछ हिस्सा है वो कार में तय करें, वो पैदल ना चलें। पिछले कुछ महीनों से पंजाब और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसे लेकर एक तरह से ये सुरक्षा एजेंसी का अलर्ट है और इसके साथ ही हर उस लोकेशन की रेकी की जा चुकी है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। इसके पहले कांग्रेस ने दिसंबर में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की बात उठाई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया था कि सुरक्षा चाक चौबंद है और कई बार खुद राहुल गांधी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते। तो अब देखते हैं कि इसको लेकर जो सीआरपीएफ ने एक तरह से अलर्ट जारी किया है उस पर कांग्रेस किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। और उधर अशोक गहलोत के साथ सियासी जोर आजमाइश के बीच राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज से कांग्रेस नेता सचिन पायलट हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा के दौरान वो किसान सम्मेलन भी करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात करेंगे। आज सचिन पायलट नागौर में होंगे, जहां वो जनसभा के साथ किसानों से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। उसके बाद कल हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू,
और 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में सचिन पायलट का कार्यक्रम होगा। तो ये जो राजस्थान की सियासी खींचतान है ये अभी भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और अब एक तरह से अगले साल हम देख रहे हैं चुनाव भी है, तो सचिन पायलट अब लोगों से संवाद करने जा रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जजों की नियुक्ति पर टकराव जो है वो एक बार फिर यहां देखने को मिल रहा है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में ये टकराव की स्थिति पैदा हुई है। जो खबर आई है उसमें सूत्रों के हवाले से केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल करने की बात इस चिट्ठी में कही गई है और यह भी कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम हो उसमें वो जो राज्य हो उस राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो हैं उन्हें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जज नियुक्ति की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं, ये साफ तौर पर कहा गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, ये टकराव जो कोर्ट और सरकार के बीच है ये खत्म होता नजर नहीं आता और एक तरह से यहाँ पर पारदर्शिता की बात दोनों ही पक्ष कर रहे होते हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के दखल को साफ तौर पर सही नहीं बताता या एक तरह से कहीं गलत बताता है और दूसरी तरफ सरकार इसे कहती है कि ये सार्वजनिक जवाबदेही के लिए और संचार के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये टकराव काफ़ी समय से अब चल रहा है। खासकर किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उन्होंने लगातार 1-1.5 महीने से ये सवाल उठाने शुरू किए हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ इसमें शामिल हुए, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी इसमें शामिल हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो प्रशासनिक तरीके से भी और जुडिशियल तरीके से भी वो आदेश पारित करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश पारित किया था और बार बार ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि वो जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनको राय दें, उनको अपनी ओपिनियन दें, उनको समझाएं कि वो न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह बयान ना दें और जब तक कोलिजियम इस देश का कानून है केंद्र सरकार को उसका पालन करना होगा। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर टकराव साफ तौर पर नजर आता है जजों की नियुक्ति को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जिस तरह का ये सुझाव दिया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा वो कहीं ना कहीं NJAC जो रद्द कर दिया गया था जजों की नियुक्ति को लेकर जो कानून है उसी को बैकडोर एंट्री एक बार फिर दोबारा से कराने की कोशिश है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो लगातार ये बात कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल पहले से उठाए हैं। जस्टिस रूमा पाल ने 2011 में भी कहा था कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है, जज ही जज को चुनते हैं और ऐसे में पारदर्शिता नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर वही एक आधार बनाया गया है। लेकिन ये लड़ाई अभी थमने वाली इस तरीके से नहीं है। बहुत सारी अभी भी पेंडिंग है जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने की थी कोलेजियम ने केंद्र सरकार को। हालांकि पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 110 में से 44 सिफारिशों को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी और कुछ सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो टकराव है ये अभी थमने वाला दिख नहीं है। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर ये सवाल और ये आरोप बार बार लगते भी रहे हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में ये बात ये जो चिट्ठी है या ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो टकराव चल रहा है, ये इस बात को और आगे बढ़ाता हुआ भी दिखता है एक तरफा अगर देखा जाए तो। जी देखिए, टकराव अगर देखें तो कोई नया नहीं है। 2014 के बाद से ये टकराव शुरू हुआ जब मोदी सरकार कानून लेकर आई अगस्त में ही। NJAC यानी जजों की नियुक्ति को लेकर एक आयोग बनाने की बात थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका नाम था और इसमें CJI 2 वरिष्ठ जज, केंद्रीय मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन जो जोड़ने की बात थी। 2 प्रख्यात शख्सियत जो प्रधानमंत्री और LOP के विचार विमर्श से जोड़ी जानी थी। लेकिन केंद्र सरकार के इस पूरे एक्ट को 2015 में 5 जजों के संविधान पीठ ने रद्द कर दिया था और ये तभी से किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा तौर पर आता रहा है। और एक बार फिर अब जो है केंद्र सरकार की ओर से कोलिजियम पर जो प्रहार है वो काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि टकराव कोई नया नहीं है, लेकिन लगातार ये जो टकराव है आपस में बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर जो नया इसमें जो नया अध्याय जुड़ा है वो ये खबर आई है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चिट्ठी लिखी है CJI को और जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं जहां जोशीमठ में जमीन और इमारतों में आई दरारों के बाद से उत्तराखंड सरकार और केंद्र की एजेंसियां अब लगातार मुस्तैद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
ये याचिका ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दी है, जिसमें मांग की गई है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद दी जाए। जिन घरों में दरार आई है वहां के कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, लेकिन यहाँ के लोग मुआवजे को लेकर नाखुश हैं। स्थानीय लोग निराश हैं, परेशान हैं और मुआवजे को लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो मुआवजा है उनके घर के लिए, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही कम है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने ये जानकारी दी है कि अब तक प्रभावित 125 परिवारों को 1,87,00,000 रुपए की मदद दी जा चुकी है। वहीं यहाँ बीते कुछ दिनों से चिन्हित किए गए 2 होटलों को गिराने का काम भी जारी है, क्योंकि इनको ब्लास्ट करके नहीं उड़ाया जा सकता। ये ऊपर की तरफ है और इनको अगर ब्लास्ट करके उड़ाया गया तो नीचे कई जो मकान हैं और घर हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इस तरह से इन्हें तोड़कर होटलों को गिराया जा रहा है। इलाके में 782 घरों को चिन्हित किया गया है और होटलों के गिराने के बाद इन इमारतों को भी गिराने का काम शुरू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग आज सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देने जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस सिस्टम को लेकर अभी सवाल भी उठा रहा है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का ये रिमोट वोटिंग सिस्टम होगा और कितना पारदर्शी ये होगा, किस तरह से ये ऑपरेट करेगा, और जो भी विपक्षी पार्टियों के जो सवाल हैं उन पर चुनाव आयोग क्या कुछ जवाब देता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और अब मुंबई की बात करते हैं, जहां बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। ये नोटिस कोविड सेंटर घोटाले के मामले में भेजा गया है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर को लेकर घोटाले का दरअसल आरोप लगाया था। आरोप है कि कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को देकर 100 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया था। चीन से लगी सीमा पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सुरंगें, पुल और सड़कें बनाने में जुटा है बीआरओ, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना हथियारों समेत तुरंत मौके पर पहुंच सके। पिछले 3 सालों में इस इलाके में ढांचागत विकास पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 13,000 फुट की ऊंचाई पर बन रही सेला टनल है। बॉर्डर रोड्स की ओर से बनाई जा रही इस टनल से चीन से लगी सीमा पर आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह टनल हर मौसम में चालू रहेगी। इसका काम इस साल जुलाई तक पूरा हो जाने का अनुमान है। ठीक इसी तरह नेचुपू टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5,700 फुट की ऊंचाई पर है। इन दोनों सुरंगों के बनने से असम से तवांग जाना आसान हो जाएगा। सेला टनल जो जब बनकर तैयार होगी अगले 4-5 महीनों में, तो संसार की सबसे ऊंची बाईलेन टनल बनेगी, वो 13,000 फुट के ऊपर। उसके साथ नीचीपू टनल है और हम आज तकरीबन 11 टनलों पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं बीआरओ। पिछले 60 वर्षों में बीआरओ ने 4 टनल बनाई। जो रेट है कंस्ट्रक्शन का वो पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे आपको मैंने बताया कि 11 टनलों पर हम काम कर रहे हैं। In all this, what has been सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एलएसी पर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया गया है। पिछले 5 साल में बॉर्डर क्षेत्र में करीब 6,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसमें से उत्तरी सीमा पर लगभग 2100 किलोमीटर निर्माण हुआ है। इसके अलावा 7,400 मीटर पुल का निर्माण किया गया है। राज्य में फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। अब जब 12 महीने हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बीते 2 सालों में 55,000 सैनिकों के आवास के लिए इंतजाम किया गया है। पिछले 3 साल में सीमा क्षेत्र में ढांचागत विकास पर
करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। सिकुन ला सुरंग लद्दाख के लिए अंतिम चरण में है। यह लेह को अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा सासेर ला सुरंग से DSDBO सड़क के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी होगी। केवल सुरंग ही नहीं बल्कि उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पुल और सड़क बनाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है ताकि सेना की मूवमेंट तेजी से हो सके। 205 प्रोजेक्ट्स पर हमने देश को समर्पण किया। उसमें से 205 में से 67 केवल अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 30% जो काम हमने किया पिछले 2 सालों में वो अरुणाचल प्रदेश को डेडिकेट हुआ और तकरीबन 20% हमारा काम लद्दाख में हुआ। तो 50% इन 2 स्टेट्स में हुआ जो चाइना से जुड़े हुए हैं। इसमें बाकी स्टेट्स जो आती हैं सिक्किम और उत्तराखंड में, उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि चीन से लगी सीमा पर सड़क या पुल बनाना आसान काम नहीं होता। मौसम प्रतिकूल होता है, तापमान माइनस में होता है। बावजूद इसके बॉर्डर रोड्स के जवान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आम लोगों की सुविधा के साथ साथ सेना दुश्मन की चुनौतियों का जवाब दे सके और जब जरूरत हो सीमा पर तोप, टैंक समेत दूसरे साजो सामान पहुंच सके। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच जरूरी है भारत अपनी सैन्य तैयारियों को पूरा रखे। एक बार भारत अपनी असावधानी का खामियाजा भुगत चुका है, लेकिन यह अतीत की बात है। आज की तारीख में चीन को भी एहसास है कि भारतीय सरहदों को भेजना आसान नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त आ गया है कि आप उसमें से एक खबर चुनें। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री का रोड शो भी आज दिल्ली में होने जा रहा है। दूसरी खबर, दिल्ली में जो LG से खींचतान चल रही है उसके बीच में आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, हंगामे के आसार है। तीसरी खबर नेपाल के पोखरा से आई, जहां पर जो विमान हादसा है उसकी आखिरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। 68 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। चौथी खबर, उत्तराखंड के जोशीमठ से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है और इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पांचवी खबर, उत्तर भारत से शीतलहर की वापसी हो रही है और आज सबसे कम तापमान जो है वो दिल्ली में दर्ज किया गया है और दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और अपनी पसंद की खबर चुननी है, जिसे हम आपको विस्तार से NDTV इंडिया और उसके YouTube चैनल पर रूबरू कराएंगे।